बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू हेलेक्स पाथवेज फाउंडेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने आपको मैटर इन आर सराउंडिंग्स पढ़ा दिया गया है, पूरा कंप्लीट लेक्चर वन शॉट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, दे दूंगा मैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उस चैप्टर को नहीं देखा है, तो उस चैप्टर को जाइए देखिए। उसके बाद आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, अपना 9th क्लास का। और बेटा बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा कि हम छुट्टियों के बाद स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास 10th से टफ होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। एज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैटर हमारा क्या होता है भाई। मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ चैप्टर का, कि चैप्टर बेटा है क्या आपका। तो इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट की मदद से हम चैप्टर को समझने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होती है मैटर की। एवरीथिंग एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। अब ये जो मैटर है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं बेटा दो बेसिस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है टू बेसिस पर। आपने फर्स्ट बेसिस को पढ़ लिया गया है फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि आपकी प्रॉपर्टी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप मैटर की ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैटर को क्लासिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टीज। पहले होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉलिड लिक्विड गैस होता है मैटर, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई किया जाता है टू बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। वो जानते हैं बाद में, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट समझ लें। तो मैटर को क्लासीफाई किया है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसको भी क्लासीफाई किया जाता है बेटा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने नाम सुना होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। आपने 8th में पढ़ के आए हो आप मेटल नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस हमारे होते हैं टू टाइप्स के, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। इम्प्योर माने होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये जो मिक्सचर वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इसको देख के आपको समझ आया होगा कि ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो या दो सब्सटेंस को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है, ये एक कंपोजिशन है, ये एक ही टाइप के कंपाउंड, एक ही टाइप की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर्स में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, और उसके मिलाने के ऊपर हमारे दो टाइप के होते हैं मिक्सचर्स। एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर एंड दूसरा होता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर ही हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सस्पेंशन एंड दूसरा होता है हमारा कोलोइड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक बेसिक आइडिया कि हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, देन इम्प्योर सब्सटेंस पर आएंगे, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे जैसे कि हैं कि किसी चीज़ से किसी को सेपरेट कैसे करना है, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा है प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस, समझ। जैसे कि पढ़ रहे हो आप, प्योर माने क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, एक ही तरीके के, या तो एक कंपोनेंट हो या एक ही तरीके के कंपोनेंट्स हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि आपके थैले में है आलू, एक आलू है आपके थैले में, ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैंने कहूँ कि आपके थैले में आलू भी है, टमाटर भी है, गाजर भी है, तो ये क्या होगा बेटा, ये इम्प्योर हो गया। समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके थैले में आलू तो हैं, लेकिन कुछ आलू छोटे हैं, कुछ आलू बड़े हैं, कुछ आलू मोटे हैं, लेकिन है तो आलू, तो इसका मतलब क्या है, या तो एक हो कोई भी चीज़, या तो एक हो या एक से ज़्यादा भी हो, तो उसी टाइप की हो, उसी सेम काइंड की हो। ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमारा ये क्या होता है प्योर सब्सटेंस की, या तो कोई चीज़ एक हो या उसी टाइप की चीज़ें हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। क्या डेफिनेशन है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच हैज ओनली वन और सेम काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक या एक जैसा ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। हाँ, प्योर सब्सटेंस आप जानते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं प्योर सब्सटेंस में। सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स की एक थ्योरी है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल नाम के। रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में टर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। समझ आ रहा है। ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको रटना है, रटरो छोड़ना बेटा, रटना वाली कोई चीज़ नहीं है, आप उसको याद कर लीजिए। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं कि इसको आप समझ सको। पूरा चैप्टर आपको समझने वाला है,
सब चीज़ आपको समझा रहा हूँ वैसे कि ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आप ये समझो कि एलिमेंट्स की थ्योरी क्या थी। तो रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट यूज किया था 1661 में, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म यूज किया था एलिमेंट। ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने उठाया है ये एनसीईआरटी का है, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर 1743 टू 1944, 1794, ठीक है। तो एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट बॉयल एंड दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर 1743 टू 1994। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेट्स वगैरह आप इनको छोड़िए, आप बस नाम देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन लाई गई थी एलिमेंट की। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि पहली बार एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट की डेफिनेशन लाए थे, यूजफुल डेफिनेशन लाए थे वो भी, जो कि हमारे काम आए, ठीक है। तो ऐसे वैसे कोई डेफिनेशन नहीं लाए थे, ये बेटा यूजफुल डेफिनेशन लाए थे। तो एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि यूजफुल डेफिनेशन लाए थे हमारे एलिमेंट की। क्या थी भाई वो डेफिनेशन, समझते हैं भाई। देखो अब ही डिफाइंड, उन्होंने डिफाइन किया कि जो एलिमेंट होता है ना बेटा, वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है। यानी कि मैटर का जो सबसे बेसिक फॉर्म होती है ना, वो एलिमेंट होती है हमारी। बेसिक से मतलब है कि एक छोटी सी फॉर्म, मतलब कि जिससे हमारा जो मैटर है वो बना होता है। लेकिन ये नहीं बोल रहा बेटा, एक बात याद रखना, बेसिक से मतलब इसका ये नहीं है स्मॉल, स्मॉलेस्ट मतलब नहीं है बेसिक से मतलब। स्मॉलेस्ट तो बेटा हमारी एटम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एटम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेसिक फॉर्म, जिससे मतलब हर चीज़ बन जाती है। एलिमेंट जो है बेसिक है एक तरीके से। जैसे कि मैं आपको कहूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका घर है। अब आपके घर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, आपके घर की दीवार है, आपके घर की छत है, उन सबसे मिलाकर आपका एक घर बना है, ठीक है, या आपका पूरा रूम बना है। लेकिन भाई मैं बात करूं आपके घर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ईंट है, या फिर सीमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है, ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये आप कहेंगे कि आपकी घर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। भाई मैं आपको कहूँ बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है आपकी घर की छत है, दीवार है सारी। तो ये सब क्या है, बेसिक यूनिट। इसी तरीके से हमारी जो एलिमेंट होती है वो मैटर की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। Element is the basic unit of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. अब केमिकल रिएक्शन कराने पर, केमिकल रिएक्शन कराने पर इसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ नहीं सकते हम। एलिमेंट को तोड़कर इसके अंदर से मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब निकाला जा सकता है, लेकिन इसको हम केमिकल रिएक्शन करा के नहीं तोड़ सकते। इसके लिए कुछ अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनको कराया जाता है, केमिकली होती हैं वो। लेकिन ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं होती जैसे कि हमने हाइड्रोजन और वाटर को, ऑक्सीजन को मिला के हमारा H2O बना दिया। इस टाइप की रिएक्शन नहीं होती है बेटा, ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन है। जो रिएक्शन होती है वो केमिकली तो होती हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप से की जाती हैं। तो क्या बताया हमारे एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर साहब ने, कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, यानी कि मैटर की बेसिक फॉर्म होती है जिसको ना ही हम तोड़ सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से उसको हम तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, अब जैसे कि मैंने को बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, ठीक है। और वहीं मैटर की बेसिक यूनिट है एलिमेंट। तो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी, एटम। एटम तो वैसे सबकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट मेन मानी जाती है एटम, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अभी हमने समझा बेटा कि मैटर क्या था, अब हम समझ रहे हैं कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग आए। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने समझा कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं जिनको ना ही आप तोड़ सकते हैं फिजिकल केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट किस में आते हैं बेटा, ये आपके आते हैं प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि एक टाइप के हों या बहुत ज़्यादा हो तो सेम काइंड के हों, ये होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आया, एलिमेंट के हम लोग अब प्रॉपर्टीज जानते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर भी लिखा हुआ था और वही चीज़ यहाँ पर छाप दी गई है। तो जो डेफिनेशन होती है ना, सबसे मेन चीज़ तो आपको अगर कोई भी चीज़ आए कि इसकी प्रॉपर्टी लिखिए,
तो मेन चीज़ आपको लिखना है उसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ही होती है उसकी मेन प्रॉपर्टी। क्योंकि किसी की डेफिनेशन जानते हो आप कि भाई ये ऐसा बंदा है, तो वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब वो ऐसा बंदा है, वही तो उसकी एक डेफिनेशन हो, वो अच्छा बंदा है। तो राम एक अच्छा बंदा है, राम अच्छा बंदा है, उसकी डेफिनेशन हुई। अब आपकी प्रॉपर्टी लिख रहे हो आप राम की, तो आप क्या लिखोगे, राम एक अच्छा बंदा है। तो प्रॉपर्टी जब आप लिखते हो किसी भी चीज़ की, तो मेन चीज़ उसमें आती है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हो गई, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो गई हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है जैसे कि मैंने कहा आपका हाइड्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीजन, मैंने कहा नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। मैंने कहा कार्बन, मैंने कहा मैग्नीशियम, ये सब क्या है बेटा, हमारे एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट का कोई एक एटम है ना, तो उस एटम की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वही प्रॉपर्टी हमारा एलिमेंट की होगी। समझ आया, नहीं आया दोबारा समझिए बेटा, इसीलिए तो हम हैं। मैंने एक एटम लिया, मान लीजिए हाइड्रोजन लिया मैंने, हाइड्रोजन के पास मान लीजिए ये दो एटम है, और ये पूरा हमारा हाइड्रोजन का, ये पूरा हमारा हाइड्रोजन है। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, जो इसके एटम की प्रॉपर्टी होगी वही हमारे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि उसके अंदर के जो एटम्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट माने क्या होता है, जो आप जिनसे वो चीज़ बनी हुई है, जो उसकी छोटी चीज़ है जिससे वो चीज़ बनी हुई है। तो हाइड्रोजन के कोई एटम की बात करूँ, तो हाइड्रोजन का कोई एटम होगा ना, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी हमारे हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। चलिए, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई हमारी, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम। तो जो हमारा एलिमेंट होता है ना, वो एक ही टाइप ऑफ एटम से बना होता है। जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन की बात करी मैंने, तो हाइड्रोजन जो है वो अगर एक एटम इसका जो भी है एटम है, वो सेम टाइप को एटम से बने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एटम छोटा है, कोई एटम बड़ा है, कोई एटम और थोड़ा मीडियम साइज का, ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन एटम का एक एटम इतना बड़ा है, तो दूसरे भी एटम इतने ही बड़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा, कि पहली चीज़ तो आप उसको केमिकली तोड़ नहीं सकते केमिकल मेथड से एलिमेंट को। दूसरी चीज़, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती है उसके एटम से, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने पढ़ी कि जो एलिमेंट होता है वो एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्या है हमारा, एलिमेंट्स के अंदर ही मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट में कि एलिमेंट्स के अंदर हमारी आती हैं तीन चीज़ें, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इस चैप्टर में हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा जानना है। मेटलॉइड्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, ये आप बेटा 8th में भी पढ़ के आए होंगे, ये आप 9th में भी पढ़ोगे, और ये आप 10th में भी पढ़ोगे। तो बेटा मेटल और मेटल आप तीनों क्लास, तो बेटा मेटल और मेटल ना आप 8वीं में भी पढ़े हो, 9वीं में भी पढ़ोगे हो, पढ़ रहे हो, और 10वीं में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल और मेटल। अभी अगर आप उसको समझ लेते हो, इन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी को अगर आप अभी समझ लेते हो, तो आपको 10th में परेशानी नहीं आएगी। 10th में आप कहोगे मुझे मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज याद है, बस आपको वहाँ पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, ठीक है। चलिए, समझते हैं क्या है मेटल की प्रॉपर्टीज। तो बेटा अगर मैं आपको बात कहूँ, थोड़ी सी डिटेल में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने कहा बेटा ये है आपका एक एलिमेंट, इस एलिमेंट के पास मान लीजिए हैं चार, पाँच है, मान लीजिए इस एलिमेंट के पास है हमारे पांच एटम। ये जो एलिमेंट है हमारा, ये पांच एटम से मिलकर बना हुआ है। अब एक एलिमेंट के अंदर ना बेटा, हर एक एलिमेंट के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ उसकी चीज़ें होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो चीज़ होती है ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो होती है नेगेटिव। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास तीन तीन चीज़ें हैं, तीनों में से एक चीज़ आपके पास है नेगेटिव, एक चीज़ है आपके पास पॉजिटिव, एंड तीसरी जो चीज़ है वो आपकी है न्यूट्रल, यानी कि ना ही वो नेगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव है। तो सिमिलरली हमारे एटम
एटम नहीं, एलिमेंट्स के अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं। पहली होती है हमारी इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है, दूसरी होती है हमारी प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, एंड तीसरी होती है हमारी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं ना बेटा, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं ना तो उनके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा बहुत अच्छी सी बात है कि मैंने कहा आपके पास 4 नेगेटिव चीज़ें थी और आपके पास 4 पॉजिटिव चीज़ें थी। ठीक है, अभी आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, अभी आपका जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अभी इसके पास ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज तो है लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ना ही इसका नेगेटिव चार्ज लिया जाएगा ना ही पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो एलिमेंट है, अगर ये जो एलिमेंट है ये अगर मेटल है ना बेटा, तो ये अपना एक एक दो तीन चार कितने भी हटा सकता है, ये अपने ये इलेक्ट्रॉन कितने भी हटा सकता है। तो मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, अब इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन हटाया, अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो मेटल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। समझ आ रहा है? ये आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, इसी के थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चलिए ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताया मेटल्स के बारे में। हालांकि ये पूछी नहीं जाएगी, सिंपल आपको इसकी प्रॉपर्टीज रटनी है। ठीक है, याद करनी है। चलिए, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहले मेटल जो होता है ना बेटा, लस्टर होता है। लस्टर यानी कि साइन करता है, जैसे कि गोल्ड है। गोल्ड क्या है, एक मेटर है, सॉरी मेटर बोल रहा हूँ, मेटल है। गोल्ड क्या है, एक मेटल है। अब गोल्ड जो है आपका, उसको आप देख रहे हो तो वो चमकता है बेटा, आपने देखा, तो वो क्या है, एक मेटल है। तो गोल्ड एक लस्टर होता है, साइन करता है वो, तो गोल्ड हमारा मेटल है। और दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो मेटल्स जो होते हैं ना उनके ज़्यादातर जो कलर होता है वो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो होता है। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं हमारे उनका जनरली कलर होता है सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो। ठीक है, चलिए, अब मेटल्स जो होते हैं हमारे हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका कॉपर है भाई, आपका है कॉपर, आपका है गोल्ड, आपका है सिल्वर, ये ये सिल्वर है एंड ये गोल्ड है। ठीक है, तो देखो आपका जो सिल्वर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिल्वर के बेटा वायर्स बनाई जाती हैं, लेकिन सिल्वर महंगा होने के कारण सिल्वर की वायर्स बहुत कम बनती हैं। ज़्यादातर जो वायर्स बनती है वो हमारी कॉपर की बनती हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटल का एग्जाम्पल हो गया। तो पहली चीज़ आपने क्या पढ़ी मेटल के बारे में, मेटल के बारे में कि मेटल साइन करते हैं, यानी कि उनके पास लस्टर होता है। मेटल्स का जनरली कलर होता है सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो। ठीक है, मेटल जो होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो हीट अगर उनको आप किसी चीज़ में लगा दोगे, जैसे प्लग में आपने लगा दिया, कॉपर लगा दिया, तो जब आप प्लग को छुओगे तो आपको वहाँ पर जब उसको आप लगाओगे, वो आता है ना जिससे आप करंट वगैरह नापते हो, जब आप उसको उधर लगाओगे तो वहाँ पर आपका जो बत्ती है, जो आपकी लाइट होती है वो जलेगी, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि मेटल को हम लोग वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कॉपर है, सिल्वर है, सॉरी हाँ ये सिल्वर है एंड ये गोल्ड है, अगर ये तीनों मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये तो बेटा वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा इन्हें, तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनको हम वायर की फॉर्म में काट सकते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, आपने सोनार की दुकान पे जा, गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जब आप जाते हो वहाँ पर शॉप पर, तो आप देखते होगे वो वायर की फॉर्म में गोल्ड को पूरा कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई मेटल की, मेटल जिस तरीके से डक्टाइल होता है उस तरीके से वो मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल यानी कि वो सीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन 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 सीड्स, यानी कि मेटल को हम लोग थिन सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, लस्टर यानी कि साइन करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, वो सोनोरस होता है, सोनोरस सोनोरस यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आयरन है, आयरन की नेल पर जब आप हैमर करते हो तो वो रिंगिंग साउंड आता है, एक तरीके का आता है रिंगिंग साउंड। तो वो क्यों आता है, क्योंकि ये बेटा मेटल है। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा।
मरकरी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मरकरी जो मेटल होता है ना, वो इकलौता ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जो आपका रूम का जो टेम्परेचर होता है ना, उस पर वो लिक्विड होता है। और कोई भी मेटल ले लीजिए, और कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड क्या आपकी घर में लिक्विड में रहता है? जब आप घर में गोल्ड पहनते हो तो वो लिक्विड में रहता है बेटा? नहीं रहता। तो क्या रहता है? गोल्ड सॉलिड में रहता है। कुछ मेटल्स गैस में, गैस की फॉर्म में रहते हैं। और कुछ मेटल्स, एक मेटल जो रहता है हमारा मरकरी, वो हमारा लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। अब जिस तरीके से हमने पढ़ा मेटल के बारे में, उस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल के बारे में। अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया मेटल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये रहा बेटा आपके पास एक नॉन मेटल, मान लीजिए इसके बाद 4 नेगेटिव चार्ज हैं एंड 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, वही सेम एग्जाम्पल। अब ये जो आपका नॉन मेटल होता है ना, ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक बात याद रखना बेटा, पॉजिटिव चार्ज से कोई भी एलिमेंट छेड़छाड़ नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज ना एक बहुत सेफ जगह पर रहता है, जिस जहाँ से उसको निकलना बहुत मुश्किल रहती है। एंड उस सेफ जगह का नाम होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो एक एटम जो होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज सेफ तरीके से बैठा रहता है। ठीक है, ये आप पढ़ोने वाले हो आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है। अब ये जो नॉन मेटल होते हैं ना हमारे, मेटल क्या करता है भाई, मेटल एक पॉजिटिव चार्ज को ले लेता है, सॉरी मेटल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को दे देता है, लूज कर देता है। वहीं जो हमारा मेटल होता है, वो एक और पॉजिटिव चार्ज को, एक और नेगेटिव चार्ज को ले लेता है। अब यहाँ पर एक ले सकता है, दो ले सकता है, तीन ले सकता है, चार ले सकता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे मेटल जो है नेगेटिव चार्ज को लेता है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट, ये जो एटम है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये नेगेटिव हो चुका है। तो नेगेटिव हमारा कौन होता है बेटा, नॉन मेटल होता है। ठीक है। तो नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम नॉन मेटल कहते हैं। एक चीज़ और, नॉन मेटल्स को बेटा हम लोग कहते हैं अनायंस। अनायंस। और जो हमारे वो होती हैं मेटल्स, उसको हम कहते हैं, मेटल्स को हम लोग कहते हैं बेटा कटायंस। कटायंस। अब आप इसको याद कैसे करोगे, कटायन कौन होता है, आनायन क्या होता है? देखो यहाँ पर आपको ये जो टी दिख रहा है ना, ये आपको प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है। प्लस साइन से मतलब है ये मेटल जो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मैंने आपको बताया मेटल जो होते हैं हमारे, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब कि कटायन जो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, चलिए, चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल जो होते हैं वो जनरली सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना, वो किसी भी वैरायटी के कलर को शो करते हैं। ठीक है। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, वो हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, इनको करना नहीं आता। सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसको छोड़कर, ये जो है ये हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही होता है जो आपकी पेंसिल होती है ना, ग्रेफाइट की पेंसिल, पेंसिल होती है जो आपकी, उसमें जो ग्रेफाइट लगी रहती है ब्लैक कलर की, वही होती है आपकी ग्रेफाइट। ठीक है। तो जब आप ग्रेफाइट को लगाते हो प्लग वगैरह में, तो आप देखते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ को, एक एग्जांपल छोड़ के बाकी हमारे सारे के सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एक नहीं है, बहुत सारे भी हैं, और भी हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ ना ही ये लस्टर होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं, ना ही मेरीवेल होते हैं। लस्टर माने क्या बताया था मैंने आपको, कि ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरीवेल माने क्या बताया था कि ये सीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सोनोरस माने क्या बताया मैंने, कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको आप हिट करते हो। ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हो जब आप हिट करते हो। ठीक है, चलिए, अब अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स के, आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करती है, उनको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। इनके एग्जांपल हो जाएंगे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ज़्यादा एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए मेटल के, यहाँ पर देखो, मेटल के आप एग्जांपल याद रखिए बेटा,
सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। बहुत है भाई। नॉन मेटल का आप याद रखिए क्लोरीन, ठीक है। और आपका हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपके नॉन मेटल के हो गए। और मेटलॉइड्स के आप याद रखिए, मेटलॉइड्स के याद रखिए आप, बोरॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, इनको याद रख लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये इतने ही एग्जांपल आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, अभी हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, वापस चलते हैं फ्लो चार्ट में। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ लिया प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब लोग। तो भाई कंपाउंड्स क्या होते हैं, जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड जो होते हैं ना हमारे, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जिस तरीके से हमारा एलिमेंट जिस तरीके से हमारा एक एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, सिमिलरली हमारा कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने आपको एक कंपाउंड बताया H2O, बहुत फेमस है। H2O किसका फॉर्मूला होता है भाई, वाटर का। जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा H2O है ना, वो क्या है, एक कंपाउंड है। और जो H2O है वो हमारे दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो 3 से 4 से ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा, जिसमें हमारा सोडियम पहला है, हाइड्रोजन दूसरा है, कार्बन तीसरा है एंड ऑक्सीजन चौथा है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये जो है हमारे 4 एलिमेंट्स मिलकर बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इन्हीं को हम कहते हैं बेटा कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर फिक्स प्रोपोर्शन वाइज वेट से इनको बनाया जाता है। जैसे कि वाटर है, एक सेकेंड भाई, मैंने कहा वाटर H2O। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, उसका जो मास होता है, जो उसका एटॉमिक मास होता है, थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे एटॉमिक मास के बारे में। अभी बता देता हूँ मैं आपको। जो आपका हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1, एंड जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है हमारा 16। अब लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब जब इनका रेशियो निकालेंगे ना, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन वाइज वेट में ये लोग कंपाउंड्स हमारे रहते हैं। कंपाउंड्स जो हमारे रहते हैं ना, वो वेट के फॉर्म में फिक्स प्रोपोर्ट रहते हैं, यानी कि वेट फिक्स प्रोपोर्शन यानी फिक्स रेशियो में रहते हैं वेट के फॉर्म में। तो हमारा हाइड्रोजन का एक एलिमेंट का हमारे हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है, 1 है, कितने 2:2, इसको तो बोलते हैं हम रेशो। और हमारे एक उसका कितना होता है हमारा 16 है, कितने ऑक्सीजन, एक। तो देखो 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि जो हमारा रेशो आएगा यहाँ पर वो 1:8 का आएगा। तो जो हमारे एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्ट रहते हैं वो, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि हमारा H2O का एग्जांपल है, जो कि कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया केमिकली कंबाइन है भाई, फिक्स प्रोपोर्शन 1:8 के रेशो में कंबाइन है। अब जैसे कि एलिमेंट का जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी होती है एटम। सिमिलरली हमारी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मॉलिक्यूल। अब आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आ गया होगा, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझो बेटा यहाँ पर। तो समझो बेटा, जैसे कि मैंने आपको कहा H2O, वाटर का ये एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। अब H2O में H2O हमारा है कंपाउंड, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन एंड दूसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो H2O हमारा क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। वहीं जो हमारा H2 अकेला है, सिर्फ H2 अकेला जो है वो हमारा है मॉलिक्यूल। अब भाई ये मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल ऐसी चीज होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि, तो मॉलिक्यूल हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है।
और वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जिस तरीके से, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, जिस तरीके से हमारा कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूल बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं सेम। तो एलिमेंट्स, इसमें हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2। मॉलिक्यूल हमारा H2O नहीं होगा, मॉलिक्यूल हमारा HO नहीं होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल हमारा OH नहीं होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सेम एलिमेंट से बना हो, फिर चाहे वो 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, लेकिन एलिमेंट होने चाहिए सेम। लेकिन जो हमारा कंपाउंड होता है वो हमारा कितने भी एलिमेंट से बने हो, कितना भी एलिमेंट हो उसमें, लेकिन कंपाउंड जो होता है हमारा डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारा कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखो, तो कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। यानी कि कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो हमारा कंपाउंड जो होता है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि मान लो मैंने कहा आपका पानी है, अब आप पानी को तोड़ोगे, फोड़ोगे उसे, ऐसा तो तोड़ोगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप पानी में हथौड़ा मारो, आप पानी में कील ठोको तो वो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो आप पानी को, यानी कि किसी भी कंपाउंड को आप लोग फिजिकल मेथड से, यानी कि अपना जो फिजिकली है आप फिजिकली तोड़ मोड़ कर उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है केमिकल मेथड्स की, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मान लो मैंने कहा H2O, सिंपल H2O की बात करना है अपन को। क्या पानी की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सेम रहेगी? क्या पानी, अगर पानी को हम लोग पी सकते हैं तो क्या हम हाइड्रोजन को पी सकते हैं? क्या हम ऑक्सीजन को पी सकते हैं? समझ आ रहा है? तो जो हमारा कंपाउंड होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। वहीं जो हमारा एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब आइए इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैं आपको ये डिफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। समझो बेटा डिफरेंस। अब देखो, एलिमेंट सब्सटेंस से बना होता है जो कि दो और मोर सब्सटेंस होते हैं, सॉरी, एक एलिमेंट को हम लोग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फिजिकली मेथड से, फिजिकली और केमिकली मेथड से, दोनों से नहीं तोड़ सकते। वहीं जो हमारा कंपाउंड होता है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो या दो ज़्यादा सब्सटेंस में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि कंपाउंड आपके एलिमेंट से बना होता है, तो कंपाउंड आपका एलिमेंट्स में टूट सकता है केमिकल मेथड से, लेकिन आपका एलिमेंट नहीं टूट सकता और ज़्यादा। वो हालांकि एटम्स में वो टूट सकता है, एटम्स में ब्रेक हो सकता है आपका एलिमेंट, लेकिन वो बात कर रहा है कि वो अलग अलग सब्सटेंस में नहीं टूट सकता। एटम्स, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो तो सेम काइंड के होते हैं ना, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो तो सेम काइंड के होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कंपाउंड्स आपका डिफरेंट सब्सटेंस में टूट सकता है, लेकिन आपका एलिमेंट डिफरेंट सब्सटेंस में नहीं टूट सकता, ठीक है। चलिए अब देखो, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, वहीं कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बना होता है। अब भाई एलिमेंट डिफरेंट है तो एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट है, मान लो इसका ये एटम है और ये एक एलिमेंट है इसका ये एटम है, तो दोनों के एटम अलग अलग होंगे ना, दोनों के एटम सेम नहीं होंगे। इसीलिए हमारा जो कंपाउंड होता है वो अलग अलग एटम से बना होता है। वही जो हमारा एलिमेंट होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, ठीक है। एटम जो होती है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, वहीं कंपाउंड की यूनिट होती है हमारी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये था हमारा बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का। बाकी आप और भी डिफरेंस बना सकते हैं इनकी डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा प्योर सब्सटेंस खत्म कर दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस से बात आती है मिक्सचर की, यानी कि हम दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करते हैं भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा शक्कर और पानी का मिक्सचर है, दोनों को मिक्स कर रहे हो आप। और सॉल्ट और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है, इसको हम कहते हैं बेटा मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो और मोर सब्सटेंस का, जो कि क्लोज कांटेक्ट में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से केमिकल यूनाइट नहीं रहते, और ना ही वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। अब ये मतलब क्या हुआ भाई इसका, जिस तरीके से आपका कंपाउंड जो है वो केमिकल यूनाइट होता है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा वाटर आपका H2O वो केमिकल यूनाइट है, यानी कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो केमिकली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
वहीं जो हमारा मिक्सचर होता है, क्या शक्कर और पानी का जो मिक्सचर है वो केमिकली यूनाइट होता है, समझ आ रहा है। तो इसको आप ये जो मिक्सचर होता है ना, इसको आप किसी भी मिक्सचर में किसी भी प्रोपोर्शन में डाल सकते हैं। मान लो मैंने कहा आपने पानी लिया आपने 200 ml, और उसमें आपने शक्कर डाल दी 5 ml। वहीं आपने पानी लिया सिमिलरली 200 ml शक्कर डाल दिया आपने 10 ml। आपने पानी लिया 200 ml शक्कर डाल दिया आपने 100 ml। तो आप जो मिक्सचर होता है ना उसको किसी भी प्रोपोर्शन में फॉर्म कर सकते हैं। वहीं जो आपका कंपाउंड होता है वो आपका किसी भी प्रोपोर्शन में फॉर्म नहीं होता, वो आपका फिक्स्ड रेशो में फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर, सॉरी, इम्प्योर सब्सटेंस के बेसिस पर आपका दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की क्या होती है। तो देखो, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है हमारा, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि जब आप उसकी बाउंड्री को देखोगे, यानी कि जब आप मान लीजिए किसी भी बीकर में आपने वो मिक्सचर लेके रखा है, तो उस मिक्सचर में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि शक्कर अलग है ऊपर है और पानी नीचे, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं रहती उसमें, वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है आपको, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, विनेगर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो शुगर को आप पानी में डालो, शुगर को आप वाटर में डालो, और सॉल्ट को आप वाटर में डालो, ये क्या है, इसकी आपको कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, ठीक है। और विनेगर है, विनेगर क्या होता है, जैसे कि आपका जो विनेगर वगैरह होता है ना घर में रखा रहता है, वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर रहता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, मान लो मैंने इसमें डाली शक्कर। अब पानी के पार्टिकल्स की बात जैसे मैंने आपको करी थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हर पार्टिकल, हर मैटर के बीच के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो पानी तो एक लिक्विड है, तो उसके बीच के पार्टिकल के बीच में और ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, सॉलिड से। तो शक्कर उस स्पेसेस के अंदर चली जाएगी और इस स्पेसेस में वो घुल जाएगी। तो होमोजेनस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हेट्रोजेगस मिक्सर। हेट्रोजीनस मिक्सर क्या होता है भाई, तो जिस तरीके से हमारा होमोजेनस मिक्सर में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, सिमिलरली हमारा हेट्रोजेनस मिक्सर की कोई भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, और दूसरी बात, इसकी कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री भी नहीं होती। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल देता हूँ एक बहुत बढ़िया। अरे दादा, ये क्या हुआ, देखो एग्जांपल, एग्जाम्पल है आपका ऑयल एंड वाटर, यानी कि आपने ऑयल और वाटर को ले रखा है और सॉइल और वाटर को ले रखा है। जब आप ऑयल और वाटर को देखते हो तो आपका ऑयल ऊपर चले जाता है, ऑयल ऊपर बैठा रहता है, और जो आपकी वाटर है वो नीचे बैठा रहता है। लेकिन और जब आप सॉइल और वाटर को देखते हो तो आपकी सॉइल नीचे जम जाती है और वाटर आपका ऊपर रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, बताया, एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैंने लिए यहाँ पर सॉइल, तो आप जानते हैं सॉइल यहाँ पर नीचे बैठ जाती है सॉइल यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो इनके बीच में ना एक सेपरेटिंग बाउंड्री आ जाती है बेटा, यहाँ पर एक आ जाती है इनके बीच में सेपरेटिंग बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये सब, देखो। चलिए देख, तो देखो मैंने यहाँ पर आपका बता दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर वाटर, वाटर तो पूरे में रहेगा, लेकिन जो हमारा जो हमारी मिट्टी है वो नीचे जम जाएगी और वाटर उसके ऊपर रहेगा। हालांकि इनके बीच का जो स्पेस है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा ना, उसमें वाटर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट होमोजाइगस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर का, ठीक है। चलिए, अब बेसिक चीज़ देख लेते हैं। एक हम अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का। आप जानते हैं मिक्सचर भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का वो होता है, मिक्सचर होता है, और कंपाउंड भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है। लेकिन मिक्सचर जो होता है वो आपका वो केमिकली कंबाइन नहीं होता, और कंपाउंड आपका केमिकली कंबाइन होता है, ठीक है। देखो, समझते हैं बेटा, देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपोनेंट इज फॉर्म्ड। तो जो एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मिक्स होते हैं एक साथ, और कोई भी नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता, वो सिर्फ एक मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। और वहीं जो दूसरी साइड हमारा एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और दूसरी साइड हमारे एलिमेंट रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। पहली साइड क्या है हमारा, कि एलिमेंट्स, ये हमारा मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो याद रखना ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड एक साथ मिलते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर,
लेकिन वो नया कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। दूसरी साइड हमारा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब मिक्सर है वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सर में कितनी भी टाइप की कंपोजिशन हो सकती है और उसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। वहीं दूसरी साइड हमारी जो कॉम्पोजिशन होती है न्यू सब्सटेंस की वो फिक्स रहती है। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर ये जो उल्टा हो गया ये ऑलवेज फिक्स होगा ना, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, तो जो हमारा मिक्सर होता है ना उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि उस वो चेंजेबल होती है। उसमें कितनी भी टाइप की वेरिएशन आ सकती है, यानी कि कभी मिट्टी, कभी उसमें मिट्टी डाल दो, उसमें उसी में शक्कर डाल दो, उसी में नमक डाल दो, उसी में कुछ और डाल दो, उसमें कुछ और डाल दो, उसमें तेल डाल दो। तो आप उसमें बहुत सारी मिक्सर डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो कंपाउंड होता है ना, अगर वो ऑलरेडी फॉर्म होता है वो फिक्स रहती है उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर, जैसे कि मैंने आपको कहा वाटर है, वाटर किसकी कंपोजिशन है H2O की, तो आप वाटर में ना नाइट्रोजन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, ऐड तो आप कर सकते हैं लेकिन कुछ अलग मेथड्स होते हैं उसको ऐड करने के, आप फिजिकली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा डिफरेंस क्या है, अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर हमारा होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मैंने कहा शक्कर है और वाटर है, तो शक्कर और वाटर का जो मिक्सर होगा वो शक्कर और वाटर मिलकर जो मिक्सर बनाएंगे वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। वहीं दूसरी साइड हमारा जो न्यू सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है, वो उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है हमारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से। यानी कि ये वाटर है, अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सेम है। क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पी सकते हैं? नहीं। हम पानी को पीते हैं तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो पियेंगे नहीं। तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारे किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। वहीं जो हमारा मिक्सर होता है उसकी प्रॉपर्टी हमारी सेम होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब फोर्थ एंड लास्ट है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना उनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा शक्कर है, शक्कर और पानी का मिक्सर है। अब शक्कर और पानी के मिक्सर को आप ना वेपराइज कर लीजिए, उसको आप उबाल लीजिए अच्छे से, या तो वो एवेपोरेट हो जाएगा या फिर आप उसको उबाल लीजिए। सिमिलरली आप मिट्टी और पानी को सेपरेट कर सकते हैं। आप क्या करना, मिट्टी और पानी को लेना, फिल्टर पेपर लगाना और उसको उल्टा कर देना बीकर को, तो पानी अलग से अपना चले जाएगा और उसमें जो मिट्टी है वो उसमें रह जाएगी बीकर में आपकी। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, लेकिन आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। आपके जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाए। मैं इधर लिख देता हूँ बेटा यहाँ, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाए। देखो, ये मिक्सचर है हमारा एंड ये हमारा कंपाउंड्स है, ठीक है। अब देखो, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं हमारे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी दे के, और केमिकल यानी केमिकली द्वारा, ठीक है। तो क्या था बेसिक डिफरेंस, एलिमेंट्स होते हैं वो एक से या एक से ज़्यादा मिक्सर से बने होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस से बने होते हैं। वही हमारा कंपाउंड्स भी मिक्सर से बना होता है एलिमेंट्स के, और ये हमारा मिक्सर भी जो होता है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना होता है, लेकिन वो मिक्सर बनाता है और उसमें कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमारा एलिमेंट्स जो मिक्सर जो होता है हमारा, सॉरी, जो हमारा कंपाउंड होता है वो एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। मिक्सर में वेरिएबल कंपोजिशन हो जाती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, लेकिन इसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहती है। मिक्सर जो होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन ये हमारा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं भाई फेयरली इजिकली फिजिकल मेथड से, लेकिन इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अभी तक हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा, इसके अंदर एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड्स पढ़ा, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, इन सब के बारे में, यानी कि हमने प्योर सब्सटेंस पूरा का पूरा आज खत्म कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। अब बेटा होमोजेनस मिक्सचर के अंदर ना एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि होमोजेनस मिक्सचर के अंदर ही आती है, उसको भी हम समझते हैं, चलते हैं उधर ही, ठीक है। और अब हम अगले सॉल्यूशन को खत्म करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर एक और छोटा टॉपिक आता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर ही होता है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए
और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सर। हेट्रोजेनस मिक्सर के हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होते हैं एंड देन सोलॉइड्स क्या होते हैं। तो बेटा बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन एंड तीसरा होता है कॉलॉइड्स। तो अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं तो बेसिक आइडिया वो यही रहेगा कि जो कॉलॉइड होता है ना, उसका जो साइज कॉलॉइड के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, एंड जो कॉलॉइड के पार्टिकल का साइज होता है वो इनके बीच का रहता है। ठीक है, कॉलॉइड के पार्टिकल का साइज रहता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं समझ लेते हैं, ठीक है, सस्पेंशन क्या होते हैं वो भी समझेंगे, कॉलॉइड क्या होते हैं वो भी समझेंगे। उससे पहले समझते हैं बेटा हम ये क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं अब हम लोग और पढ़ते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। तो भाई जिस तरीके का हमारा एक होमोजेनस मिक्सर होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। ठीक है, केमिकली कंबाइन नहीं होते लेकिन फिक्स रेशो में रहता है। ठीक है, एक फिक्स रेशो रहता है, लेकिन वहीं हमारा फिक्स रेशो नहीं रहता, वो किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे कि आपने शक्कर डाला तो वो कितनी भी शक्कर डाल सकते हो आप, आपने पानी कितना भी डाल सकते हो। ठीक है, वो किसी भी रेशो का रह सकता है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन जो रहता है वो भी हमारा सेम रहता है। ठीक है, वो भी हमारा केमिकली रहता है। ठीक है, केमिकली रहता है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। तो जहाँ हमारा होमोजेनस मिक्सर नॉन केमिकली था, यानी कि उसको हम केमिकली रिएक्ट नहीं करा रहे थे, वो फिजिकली रिएक्ट हो रहा था, लेकिन सॉल्यूशन हमारे केमिकली रिएक्ट हो रहा है। आइए आपको ये एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो बेटा जब हम लोग मिक्सर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक साफ साफ लाइन लिखी हुई थी, केमिकली नॉट केमिकली यूनाइटेड। तो ये जो छोटे छोटे जो पॉइंटर्स है ना, इनको आपको मतलब समझ के ही चलना है कि इनके बीच का यही डिफ्रेंशिएट बनते हैं, क्योंकि सिमिलर तो है, सारी चीज़ें सिमिलर हैं इस चैप्टर में, बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन कुछ पॉइंटर्स के हिसाब से बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि हमारा जो मिक्सर होता है वो केमिकली कंबाइन नहीं होता, वहीं जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो केमिकली कंबाइन होता है। तो इन दोनों के बीच का यही डिफरेंस होता है कि ये केमिकली कंबाइन रहता है और वो केमिकली कंबाइन नहीं रहता। हमारा मिक्सर केमिकली कंबाइन नहीं रहता और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो केमिकली कंबाइन रहता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंटर्स रहते हैं ना, वो हमें याद करते हुए चलना है। वहीं ये हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। ठीक है, एंड कैन बी मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हम इसको मिला सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिक्सर हो सकता है वो। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। अब भाई अगर आप लोगों को समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है तो सॉल्यूशन को समझने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिक आइडिया लेना है तो दो वर्ड आते हैं हमारे सॉल्यूशन को बनाने के लिए। पहला वर्ड होता है हमारा सॉल्यूट क्या होता है, एंड दूसरा वर्ड होता है हमारा, पहला होता है सॉल्यूट क्या होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट क्या होता है। तो आप लोगों ने इन दोनों के बारे में जरूर सुना होगा और आप जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे ये होते क्या हैं, और कुछ लोग नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है शुगर। अभी मैं केमिकली वाला एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा। मेरे पास है शुगर एंड मेरे पास है दूसरी तरफ वाटर। ठीक है, तो मैं आप मुझे ये बताइए कि आप वाटर को शुगर में मिलाते हैं या शुगर को वाटर में मिलाते हैं। आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, आप शक्कर को पानी में मिलाते हैं या पानी को शक्कर में मिलाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है कि हम शक्कर को पानी में मिलाएंगे, पानी को क्यों शक्कर में मिलाएंगे भाई, पानी को मीठा करना है तो शक्कर को पानी में मिलाना पड़ेगा। तो हाँ, अब सुनो ध्यान से, जिस चीज को आप मिलाते हो दूसरी चीज में, जिस चीज को जिस चीज को आप दूसरी चीज में मिलाते हो, समझो बेटा समझो, देखो देखो, जिस चीज को आप दूसरी चीज में मिलाते हो, तो जिस चीज को आप मिला रहे हो वो होता है आपका सॉल्यूट, और जिस चीज में आप मिला रहे हो वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो जिस चीज को तो भाई जिस चीज को आप जिस चीज में मिला रहे हो और जिस चीज को मिला रहे हो वो होता है सॉल्यूट। तो जिस चीज को आप मिला रहे हो वो होता है सॉल्यूट और जिस चीज में मिला रहे हो वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो मैं शुगर को पानी में मिला रहा हूँ तो शुगर आपका सॉल्यूट होगा, और मैं पानी के अंदर मिला रहा हूँ तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। समझो समझो बेटा, दोबारा समझो, समझो दोबारा समझो। तो शुगर को आप पानी में मिला रहे हो तो आप शुगर को सॉल्यूट कहेंगे, और पानी में आप मिला रहे हो तो पानी को आप सॉल्वेंट कहेंगे। तो जिस चीज़ को मिलाते हो उसको सॉल्यूट कहते हैं और जिस चीज़ में मिलाते हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। आया समझ? चलिए भाई बहुत बढ़िया समझ आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को ही मिलाकर हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। तो भाई ये तो एक सिंपल सी बात हुई कि सॉल्यूट हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है,
चलिए भाई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो तो है हमारा सॉल्वेंट। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इधर लिख भी देता हूँ, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, ये बात सही है, आप जानते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? द थिंग, द सब्सटेंस विच वी आर मिक्सिंग इन अदर सब्सटेंस इज नॉन एज सॉल्यूट, एंड द सब्सटेंस इन विच वी आर मिक्सिंग अदर सब्सटेंस इज नॉन एज सॉल्वेंट। यानी कि जिसको हम मिला रहे हैं वो था हमारा सॉल्यूट, और जिसमें हम मिला रहे हैं वो था हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अदर सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व करते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच अदर सब्सटेंस इज बीइंग डिजॉल्व, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें दूसरा सब्सटेंस हमारा। चलिए ठीक है भाई, ये आपको समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओ सॉरी, ये मिटा दिया मैंने। चलो भाई, आगे बढ़ा जाए। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर आ जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, उनको देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, चलिए। तो चलिए भाई, पहले जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हमारा क्या होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कि सॉल्यूशन कैसा होने वाला है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सॉल्वेंट अगर हमारा, यानी कि जिस चीज़ में हम लोग उस चीज़ को डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट अगर हमारा पानी हुआ तो हम उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारा पानी के अलावा कुछ और हुआ तो उसको हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा उस चीज़ का। लेकिन अगर हम उस चीज़ को पानी के अलावा किसी और चीज़ में डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे कि तेल हुआ, कोई और चीज़, कुछ भी हो सकता है पानी के अलावा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो यही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे when what solvent is water, that is solvent solution obtained by dissolving various substance in water are called aqueous solution. Example: sugar dissolved in water, common salt dissolved in water. Non-aqueous solution when solvent is other than water, that is the solution obtained by dissolving a substance in liquid other than water are called non-aqueous solution. तो पूरी वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, यानी कि अगर पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो एक्वस सॉल्यूशन, पानी में डिजोल्व नहीं कर रहे हो, कुछ और चीज़ में डिजोल्व कर रहे हो, तो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के ऊपर आपका होने वाला है, ठीक है, कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, सबसे छोटा होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, जो कि हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा सबसे बड़ा होता है हमारा सस्पेंसर होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमारा आता है होमोजेनस मिक्सचर में। ठीक है, लेकिन जो हमारे सस्पेंसर और कॉलर्ड्स होते हैं, तो क्या मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा जो होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है, सबसे बड़ा होता है हमारा सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज, और जो इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल का साइज होता है वो हमारा आता है कॉलर्ड्स के बीच का। ठीक है, कॉलर्ड्स बोलते हैं हम उसको। तो सस्पेंशन और कॉलर्ड्स हमारा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हमारी ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लो भाई एक बार। देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, जैसे कि मैंने को बताया होमोजेनस मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी कि पूरे सॉल्वेंट के अंदर इस तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे सॉल्यूट पार्टिकल कि उनका दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको आप नेकेड आइस, यानी कि अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। उनके लिए आपको देखने के लिए आपको चाहिए हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, एक सेकेंड, देखो भाई, ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब एक 1 नैनोमीटर नाम की एक डिग्री होती है जिसको हम 10⁻⁻⁹ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10⁻⁻⁹ क्या है? इसका मतलब 1 के अपॉन में 10 होंगे, और उन 10 के साथ हमारे कितने जीरोस होंगे? 9 जीरोस होंगे, अप टू 9 जीरोस होंगे। इसका मतलब होता है हमारा 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा साइज कितना होता है इसका? 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है भाई, चलो। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज इससे भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹, 10⁻⁹, 10⁻⁹ मीटर से भी बहुत 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 छोटा होता है। तो सोच लीजिए आप कि कितना छोटा होता होगा। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइस, यानी कि इनको आप अपनी खुद की आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है,
अब क्या लिखा है भाई, अगला टॉपिक, अगला क्या है, सी वाला पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, यानी कि बहुत छोटा पार्टिकल साइज होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि बहुत छोटा होने के कारण, पार्टिकल का साइज बहुत छोटे होने के कारण ये किसी भी लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, स्कैटर नहीं कर सकते, समझो बेटा। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आइए ठीक। तो भाई जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मैंने एक ले रखा है, एक बीकर लेके रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर मैंने डाल के रखा है पानी, पानी डाल के रखा है, मान लो मैंने यहाँ पर। अब अगर मैंने यहाँ पर ये पानी डाल के रखा है और इस पानी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक लाइट लाइट स्कैटर कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर लाइट स्कैटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो लाइट सीधी चली जाएगी बेटा, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। हालांकि रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होगा, पानी के अंदर जा रही है तो रिफ्रैक्शन तो होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आप पढ़ोगे 10th क्लास। रिफ्रैक्शन माने क्या होता है, जब आप किसी भारी मीडियम में जाते, चलिए रिफ्रैक्शन छोड़िए वो क्या होता है, आप बस ये समझिए कि मैंने लाइट डाली मान लीजिए इस तरीके से। अब लाइट जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लेकिन लाइट ना इस तरीके से फैलेगी नहीं यहाँ पर, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर फैलने वाली नहीं है लाइट। क्यों नहीं फैलने वाली, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, जिसके कारण हमारे लाइट उनके बीच को, उनको तोड़ कर इस तरीके से जा रहे वाली है हमारी, ठीक है। अब पार्टिकल का साइज मान लीजिए बड़ा बड़ा होता, मान लीजिए बड़े बड़े पार्टिकल के साइज होते, तो लाइट क्या करती, उनसे टकराती, लाइट उनसे टकराती और इधर चले जाती, ठीक है। लाइट इनसे टकराती और इधर चले जाती, लाइट इनसे टकराती और ऐसे चले जाती, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा तो लाइट टकरा कर इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन पार्टिकल का साइज यहाँ पर छोटा है, इसलिए लाइट हमारा टकरा नहीं रही है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है भाई, तो आपको अभी समझ आ गया कि हमारा ये क्या होता है, अगर लाइट स्कैटर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, ठीक। ठीक है भाई, तो क्या होता है हमारा ये टिंडल इफेक्ट समझ लेते हैं अब एक बार। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, माने होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन से लाइट हमारी स्कैटर होती है, ठीक है, तो लाइट अगर हमारी स्कैटर होती है तो हम उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है भाई, तो टिंडल इफेक्ट समझते हैं बेटा क्या होता है। टिंडल इफेक्ट माने होता है अगर किसी भी सॉल्यूशन से हमारी लाइट स्कैटर होती है तो हम उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपका कि मेरा पार्टिकल का साइज मान लीजिए ये है आपका एक पार्टिकल, और इससे लाइट टकराकर इस तरीके से घूम रही है, इस लाइट टकराकर इस तरीके से घूम रही है, तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट का मुड़ना, यानी कि लाइट का स्कैटर होना, यानी कि इधर उधर फैलना लाइट का सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप एक बात याद रखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एक और चीज़ आती है भाई हमारा, एक और आता है डी वाला पॉइंट, समझ लेते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि आप उसको फिल्ट्रेशन की द्वारा, फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से सॉल्व सेपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कहा कि मैंने यहाँ पर एक बीकर लेकर रखा है, इधर मैंने लगा दिया फिल्टर पेपर, और जब आप इसको उल्टा करेंगे तो पानी अलग सेपरेट हो जाएगा और जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसी के अंदर रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हालांकि आप मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह इनसे कर सकते हैं क्योंकि वो सस्पेंशन होते हैं, आइए सस्पेंशन को भी समझ लेंगे आगे। और एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि अगर आप इनको बिना हिलाए, जैसे कि मैंने कहा ये पार्टिकल, ये रखा हुआ है बीकर, आपने उनको बिना मूव कराए, बिना मूव कराए इसको छोड़ दिया, यानी कि अनडिस्टर्ब आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल ये सीधा का सीधा रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसके जो पार्टिकल के साइज है ना वो नीचे नहीं बैठेंगे। और सेम हमारा क्या होता है मिट्टी के पार्टिकल के साइज, मान लीजिए मिट्टी के पार्टिकल को आपने मूव कराया, तो वो मूव करा, जब आप उनको मूव कराओगे तो वो वहाँ पर घूमते रहेंगे, लेकिन जब आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो वहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। जब आप मिट्टी के पार्टिकल को, जब आप किसी भी बीकर में मिट्टी के पार्टिकल को रखोगे और जब आप उसको मूव कराना छोड़ दोगे, उसको अनडिस्टर्ब रख दोगे, तो मिट्टी के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होता। तो ये होती है हमारी ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड अबव आर इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये सभी ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के साइज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कॉलोड होता है। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने जान लिया है। सस्पेंशन और कॉलोड हम इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद जानने वाले हैं, ठीक है। और ऊपर हमने जाना एक्व सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्व सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस किस फॉर्मूला पे बनते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया है एक गिवन क्वांटिटी के मास में ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आपको ये नहीं बताना कि आपने सॉल्यूट को कितने सॉल्यूट में डिजोल्व किया है, इसमें आपको बताना है आपने कितना सॉल्यूट डिजोल्व किया है कितने सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि आपको बताना है, मान लीजिए मैंने शक्कर डिजोल्व की 5 ml 15 ml के सॉल्यूशन में, समझ आ रहा है, मैंने 5 ml शक्कर डिजोल्व करी 15 ml के सॉल्यूशन में, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है हमारा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया अपॉन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में आपने उसको डिजोल्व किया है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन की हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें तो हम बाकी का सेम रखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम डिवाइड करेंगे, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेटा कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें किस किस बेसिस पर टर्म्स निकालने हैं, जैसे कि हमें मास के ऊपर निकालना है या मास और वॉल्यूम पर निकालना है हमें कॉन्सेंट्रेशन, या वॉल्यूम वॉल्यूम पर निकालना है। जैसे कि एक आता है हमारा वेट बाई वेट, यानी कि केजी अपॉन केजी, आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ग्राम अपॉन ग्राम, या फिर आपको करना है ग्राम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, या फिर आपको करना है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये सब आपको करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है वेट बाई वेट परसेंटेज, इसको हम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लेते हैं ग्राम में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जिसको भी हम लेते हैं ग्राम में इंटू 100। तो हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, और बाकी सेम रहेगा, मास का डिवाइड करा मास से, और मास हमारा होना चाहिए ग्राम में, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ो, ठीक है। एक और फॉर्मूला है हमारा वेट बाई वॉल्यूम का आता है इसमें। अब देखो वेट हम लेंगे ग्राम में और वॉल्यूम हम लेंगे मिलीलीटर में। वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन के लेना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ो, एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले लेते हैं अब हम लोग, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वी अपॉन वी आ जाएगा, यानी कि मिलीलीटर अपॉन मिलीलीटर आ जाएगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हमने पूरा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़े, पहला हमने पढ़ा वेट बाई वेट के बेसिस पर, जो कि हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा हमने पढ़ा मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सब हमने तीनों फॉर्मूले हमने अभी तक हमने पढ़े। अब इन तीनों फॉर्मूलों के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। चलिए 3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको लाया हूँ, 3 दासू न्यूमेरिकल्स, इन तीनों का अगर आप कर लेंगे तो आपके मजे ही मजे हो जाएंगे, ठीक है भाई। शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो क्या लिखा हुआ है हमारा पर पढ़ते हैं। एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम शुगर, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर हमारा 30 ग्राम शुगर, यानी कि हमारा क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारा 370 ग्राम पानी है और 30 ग्राम हमारा शुगर है। तो 370 ग्राम वाटर में हमने 30 ग्राम हमने क्या मिलाई है, शुगर मिलाई है। तो अब आप लोग मुझे बताइए सॉल्यूशन का वेट कितना होने वाला है। 30 ग्राम हमारा शुगर है और 370 ग्राम हमारा वाटर है। एक और चीज़ मुझे बताइए, इसमें सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख दीजिए सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट हमारा क्या होने वाला है, हम किसको डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट हमारा होगा शुगर। और किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, हम पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट होगा हमारा पानी। तो यहाँ से हम लिखते हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा हो जाएगा बेटा 30 ग्राम्स, ठीक है। और सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 370 सॉरी सॉल्वेंट हो जाएगा, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखते हैं हमारा सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट को मैं डिनोट कर रहा हूँ बेटा एक्स से। वैसे जनरली सॉल्यूट को हम लोग एक्स से ही डिनोट करते हैं, तो सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 30 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं वाई से, तो सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा 370 ग्राम। अब आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, यानी कि 30 प्लस 370 जो कि होता है हमारा 400। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 400 ग्राम्स। अब 400 ग्राम हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हमको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास परसेंटेज, यानी कि डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज हमें निकालना है। तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट निकालने के लिए हमें डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 400 इनटू हमारा ये हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से यहाँ पर हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 1 या 4
4 7 जा 28 बचे 4 7 जा 28 बचे 2, तो पॉइंट लगा देंगे 20 हो जाएगा और 5 जा, तो ये आ गया आपका आंसर 7.5। ठीक है, क्या आंसर आ गया भाई आपका 7.5। तो ठीक है, ये आपका आंसर 7.5% आपका आ गया। ठीक है भाई, ये था आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, वॉट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 1 सेकेंड। चलिए भाई पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट हम वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करें 150 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया रहा है, ठीक है। अब भाई ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करें 150 ग्राम सॉल्यूशन में, जिसका हमें परसेंटेज दिया है 20%। एक्वस सॉल्यूशन, शुगर का ये हमारा सॉल्यूशन है। एक्वस मानी कि पानी में घुल रखा है, कि उसकी परसेंटेज 5% हो जाए, यानी कि पहले परसेंटेज 20% है। पहले सॉल्यूट की परसेंटेज जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है पहले, वो 20% है। देखो पहले जो हमारा सॉल्यूट, पहले जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो 20% है, और सॉल्यूशन कितना है हमारा 150 ग्राम। तो अब हम कितना पानी ऐड कर दें, कितना पानी ऐड कर दें कि हमारा जो सॉल्यूशन हो जाए वो 5% हो जाए। तो मैंने मान लिया भाई, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम x ग्राम वाटर एडेड, x ग्राम वाटर हमने ऐड किया। मान लिया भाई हमने कि हमने x ग्राम वाटर को हमने क्या किया है, ऐड किया है। अब x ग्राम वाटर हमने ऐड किया है, तो हमें क्या निकालना है, हम कितना वाटर ऐड किया है, लेकिन हमें यहाँ पर सॉल्यूट नहीं पता बेटा कितना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट निकाल लेते हैं इतने पार्ट से। इतना पार्ट जो हमें दिया है उससे हम सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई, आइए उसको एक बार लिखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन है, यानी कि परसेंटेज W/W हमें दी हुई है 20%। दूसरी चीज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन के वेट हमें दिया है बेटा 150 ग्राम। इन दोनों चीज़ों से हम निकाल लेते हैं हमारा कि हमारा सॉल्यूट कितना होगा। तो हमें दिया है बेटा 20% हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, वेट बाय वेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है 150 इंटू हमारा ये हो जाएगा 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो गया, इस एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूट आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा सॉल्यूट आ जाएगा वो आ जाएगा 15, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 2 कितना होता है बेटा 30 ग्राम। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूट का वेट आ गया वो आ गया हमारा 30 ग्राम। अब देखो हमें सॉल्यूट मिल चुका है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम लोग हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5% रखने वाले हैं और x ग्राम हम उसमें ऐड करने वाले हैं। तो देखो भाई, ए दादा ये क्या होता है, देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं समझो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने लिखा मैंने अभी। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया रखा है यहाँ पर, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 20%, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने अपना ये ड्राइव किया है जो भी हमने निकाला है अभी, ठीक है भाई। चलिए तो बेटा अब हमारा सॉल्यूट आ गया 30 ग्राम। अब सॉल्यूट आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन कितना ऐड करें। तो मैंने कितना माना था बेटा, x ग्राम हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमारा सॉल्यूशन कितना था 150 ग्राम। अब सॉल्यूशन एन डैश मान लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन एन डैश जो हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन डैश जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 150 प्लस x ग्राम्स। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो 150 प्लस x ग्राम हो जाएगा। सॉल्यूट हमारा सेम रहने वाला है और परसेंटेज कितनी दी हुई है हमें, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो परसेंटेज दी हुई है हमें, वो दी हुई है हमें 5%, यानी कि 5% हमें इसको रखना है, ठीक है। 5% हमें इसको किसी भी हालत में लाना है। तो 5% लाने के लिए हमें 5% वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 5 रखेंगे इधर। सॉल्यूट हमें दिया है 30 अपॉन इसका ये दिया है हमें 150 प्लस x इंटू हमें 100 करना पड़ेगा। अब ये 5 बन जा 5, 5 6 जा 30,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 600। 6 इंटू 100 हमारा मिलके बना देगा 600, और ये हमारा x है ऑलरेडी, तो मैं इसको अब यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू। देखो भाई 600 इधर चले जाएगा, इक्वल्स टू हमारा 600 हो जाएगा, और इक्वल में हमारा ऑलरेडी है 150 प्लस एक्स। अब आप जानते हैं 150 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स हमारा यहाँ से आ जाएगा 450 ग्राम्स। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 450 ग्राम, यानी कि हमें 450 ग्राम पानी ऐड करना है। 450 ग्राम हमें पानी सॉल्यूशन में ऐड करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा उसका कंसनट्रेशन हमारा 5% हो जाए। ठीक है, समझ आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2 मिलीलीटर, यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। एसीटोन एक सॉल्यूट है जिसका 2 ml हमें दिया हुआ है, और एक एक्वस सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 45 ml। यहाँ पर आपको सॉल्यूट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा रखा है, तो 45 ml आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन क्या क्या है भाई, सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना दिया है हमें 2 मिलीलीटर्स। सॉल्यूशन दिया हुआ है भाई हमें, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 45 ml। और अब हमें क्या निकालना है, वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की परसेंटेज हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 45 इंटू हमारा 100। ये जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 520। ठीक है, ये 2 इंटू 20 मिलकर हमारा 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 9। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.4%। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4.4% आपका आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, हेट्रोजेनस मिक्सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, होमोजेनस मिक्सर के बारे में। होमोजेनस मिक्सर के अंदर हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। और अब हेट्रोजेनस मिक्सर के अंदर पढ़ने वाले हैं, हेट्रोजेनस मिक्सर के अंदर पढ़ने वाले सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, सस्पेंशन क्या होता है। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आपने क्या अपने घर पे ट्राई किया होगा, आप क्या लाते हैं बाजार से या फिर आपके खेत वगैरह से मिट्टी लेकर आते हैं, ठीक है, या आपके घर के बाहर भी डली होगी मिट्टी। तो जब आप मिट्टी को लेकर आते हो, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं जब आप उसको पानी में डालते हो तो आपको मिट्टी के पार्टिकल्स साफ साफ दिखते हैं। यानी कि आप जो मिट्टी है, जो आपने मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया पानी के अंदर, उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्यों कहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको डिजोल्व कर रहे हो, लेकिन वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहा है। वो क्या है, बस फैल रहा है, उसमें मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो फैल रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको वो दिख भी रही है। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसको आप देख सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, और वो पूरी तरीके से डिजोल्व भी नहीं हो सकते, उनको आप कहेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमारा भाई क्या होता है, सस्पेंशन या हेट्रोजेनस मिक्सर इन विच, तो सस्पेंशन हमारा ऐसे हेट्रोजेनस मिक्सर होता है जिसके स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्वेंट में हमारे स्प्रेड हो जाते हैं बिना घुले, यानी कि डिजोल्व नहीं होते। वो मैंने आपको बताया था भाई, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन सस्पेंशन के नहीं होते डिजोल्व। और इसकी जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है हमारा 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर से। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का कितना था भाई 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर। लेकिन हमारा 10⁻⁶ इससे हमारे बड़े होते हैं। ठीक है, 10⁻⁹ सबसे छोटी होती है, 1 नैनोमीटर होती है। उससे बड़ी होती है हमारी 10⁻⁶, और वो इससे भी बड़े होते हैं। सॉल्यूट के जो सस्पेंसर के पार्टिकल्स होते हैं वो इससे भी बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दूं, चौक पाउडर, चौक और वाटर का मिक्सर, मडी वाटर यानी कि कीचड़ वाला पानी, सैंड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन सस्पेंशन। तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे ये सब। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब सस्पेंशन आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ऐसे सब्सटेंस से ये बनता है जो कि पानी में हमारे नहीं घुलते। ऑब्वियसली बात है, सस्पेंशन घुलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सर है, करेक्ट बात है। इसके साइज का, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इससे बड़ा होता है, 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है, जो कि डायमीटर होता है हमारा इन पार्टिकल्स का। और तीसरी चीज़ क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई इजीली, जैसे कि मैंने को बताया, इनको आप नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। चौथा क्या है, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन,
इसको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। आप करते होंगे, मिट्टी को लिया आपने, मिट्टी और पानी को मिलाया और यहाँ पर आपने फिल्टर पेपर लगाया, पानी को आपने उल्टा किया तो मग को जब आप उल्टा करेंगे तो पानी फैल जाएगा नीचे और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं हमारे नीचे अपन जमे रह जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, इसका मतलब क्या है भाई, समझो। अनस्टेबल माने क्या होता है, जैसे कि जिस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन को जब आप मूव कराते हो, ट्रू सॉल्यूशन को जब आप मूव कराते हो तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं जमते, बीकर में नीचे नहीं जमते। यानी कि जब उसको अनडिस्टर्ब आप छोड़ते हो, क्या मतलब है कि जब आप ट्रू सॉल्यूशन को जब आप अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, यानी कि उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते, तो उसके पार्टिकल जो है वो नीचे नहीं जमते, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल हैं, यानी कि वे पूरे में ऐसे फैल घूमते रहते हैं। तो जब किसी भी सॉल्यूशन के अगर पार्टिकल्स नीचे जमीन नीचे अगर यहाँ पर नीचे जम जाते हैं, जिस तरीके से हमारे मिट्टी के पार्टिकल यहाँ पर नीचे जम जाते हैं ना, जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, और जब तक आप उसको मूव कराओगे तो वो ऐसे घूमते रहेंगे पूरे में, लेकिन जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वहाँ पर नीचे जम जाएंगे, इसी का मतलब है अनस्टेबल रहते हैं वो। ठीक है, यानी कि वो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। ठीक है, चलिए, सस्पेंशन आर अनस्टेबल। दूसरा क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि आप घर पे ट्राई करना, आप लेना मिट्टी के पार्टिकल्स, मिट्टी को आप डालना इसके अंदर, या मिट्टी को आप रेत को डालना, ठीक है, रेत से और बढ़िया दिखेगा आपको। जब आप रेत को डालोगे अंदर और जब आप उससे आप लेजर लाइट पास करोगे तो आपको उसकी वो दिखेगी कि वो कहाँ से पास हो रही है। ठीक है, आप उसकी बीम को देख सकते हो कि वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, कहाँ कहाँ स्कैटर हो रही है। ठीक है भाई, तो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, स्कैटर करते हैं लाइट को एंड मेक इट पार्ट विजिबल बट व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन। लेकिन जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, या उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऊपर पानी पानी रहेगा। तो जब आप पानी ऊपर रहेगा तो पानी तो भाई नहीं करता, पानी तो एक ट्रू सॉल्यूशन है, पानी तो एक होमोजेनस मिक्सर है, पानी एक मिक्सर ही नहीं है बल्कि पानी तो अकेला है ना। तो पानी रहेगा नीचे ऊपर, और लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल से नीचे सेटल डाउन हो गए तो पार्टिकल्स यहाँ पर ऊपर है ही नहीं, पार्टिकल्स तो ऊपर है ही नहीं यहाँ पर। समझ आ रहा है, दोबारा समझो क्या कह रहा चाह रहा है ये, कि जब आपने यहाँ पर पानी डाला और आप मिट्टी डाली तो पार्टिकल्स पहले घूम रहे थे यहाँ पर, और जब आप उसको लेजर लाइट डाल रहे थे तब तो लेजर लाइट स्कैटर हो रही थी, लेकिन जब आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा तो पार्टिकल्स अब नीचे जम गई। अब नीचे जम गए तो जब आप लेजर लाइट डालो, जब यहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है तो लाइट स्कैटर कैसे होगी, इसका मतलब यही है। ठीक है, जब तक आप लेजर लाइट को स्कैटर करा सकते हो जब तक उसके पार्टिकल सेटल डाउन ना हो जाए। द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर द लाइट ऑफ एनी मोर। ठीक है, तो उसके बाद वो कोई भी लाइट को स्कैटर नहीं करता है। ठीक है भाई, ये तो हमारा सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कॉलॉइड्स पर। कॉलॉइड क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का जो साइज होता है, इन दोनों के सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का जो साइज होता है वो होता है हमारा कॉलॉइड। ये सॉल्यूशन, कॉलॉइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, तो ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड लेस देन सस्पेंशन। ठीक है भाई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा। तो क्या लिखा है, ट्रू सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजेनस, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन लगता तो है कि ये होमोजेनस है लेकिन एक्चुअली में होमोजेनस नहीं होता, वो हेटेरोजेनस होता है। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे हाई पावर माइक्रोस्कोप से, जैसे कि हमारा वो दूध होता है, जब आप दूध को देखोगे तो आपको लगेगा दूध तो भाई होमोजेनस मिक्सर है ये, लेकिन वो होमोजेनस मिक्सर नहीं होता बेटा। जब आप उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, हाई पावर माइक्रोस्कोप से, तब आपको पता चलेगा कि वो हमारा नहीं होता है, वो हमारा हेटेरोजेनस होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो, स्टार्च सॉल्यूशन है, मिल्क है, इंक है, ब्लड है, सोप सॉल्यूशन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलॉइड पर देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, होमोजेनस अपीयर होता है लेकिन होता है हेटेरोजेनस है, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है इन ट्रू सॉल्यूशन से, छोटा होता है सस्पेंशन से, वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। पार्टिकल कॉलॉइड डू नॉट सेटल डाउन, ये भी सेटल डाउन नहीं होते जब लिफ्ट अनडिस्टर्ब होते हैं। जिस तरीके से हमारे ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता अनडिस्टर्ब, जिस तरीके से हमारा ट्रू सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं होता जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हो, सिमिलरली हमारा ये जो होता है कॉलॉइड वो भी हमारा नहीं होता सेटल डाउन। यानी कि आप कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कॉलॉइड सेटल डाउन नहीं होते जब उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, यानी कि ये जो है क्वाइट स्टेबल होते हैं। ठीक है, और कॉलॉइड्स आर बिग इनफ, यानी कि इतने बड़े होते हैं कि बीम को स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि
कॉलर इतने बड़े होते हैं कि ये किसी भी लाइट को अपने अंदर से स्कैटर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा अभी तक कॉलर्स वगैरह के बारे में। अब हम जानते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में, ठीक है चलिए। अब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है टेंडल इफेक्ट। वैसे टेंडल इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसका डेफिनेशन वगैरह समझ लीजिए, ठीक है। एक तरीके से आप मतलब समझ लीजिए ये है क्या, जैसे कि आपको जब नोट्स रिवाइज करोगे आप तो आपको याद रहेगी डेफिनेशन, आप उसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। तो भाई टेंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक सेकेंड भाई, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलोइडल पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है, क्योंकि जो टिंडल इफेक्ट है ना वो कॉलोइडल पार्टिकल हमेशा शो करेंगे। कॉलोइडल पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होता है ना वो सिर्फ जब ही शो करता है टिंडल इफेक्ट जब उसके पार्टिकल जो हैं वो मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स को हमने अनडिस्टर्ब छोड़ा उसको, और जब उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो तब उस टाइम वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता सस्पेंशन, और ट्रू सॉल्यूशन तो कभी शो करता ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो कॉलर्ड होता है ना वो हमेशा शो करता है, इसीलिए यहाँ पर कॉलर्डल पार्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सस्पेंशन हमेशा शो करता है टिंडल इफेक्ट तो यहाँ पर सस्पेंशन भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर सस्पेंशन की जगह हमें हेट्रोजेनस लिख देते इसकी जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलर्डल, क्योंकि हमेशा कॉलर्डल शो करता है। सस्पेंशन सिर्फ तब जब शो करता है जब उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलर्डल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि कॉलर्डल पार्टिकल से जब लाइट एक दूसरे के सॉरी जब लाइट इधर उधर मुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। दिस इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलर्ड्स। ऑप्टिकल माने क्या होता है, ऑप्टिकल जो टर्म है वो हम जनरली लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइट हो गई, लाइट की वेव हो गई, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल। तो ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है कॉलॉइड्स की, यानी कि कॉलॉइड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लाइट्स की जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एंड कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन। और इसकी मदद से हम एक ट्रू सॉल्यूशन, अब देखो आपको पता होगा कि जो हमारा टिंडल सॉरी ये जो होता है हमारा कॉलॉइड होता है वो दिखता है होमोजेनस, लेकिन होता है वो हेट्रोजेनस। ये कब पता चला था हमें कि वो हेट्रोजेनस होता है, जब हमने इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखा था। लेकिन अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन रखेंगे एक बीकर में और दूसरे बीकर में आप रखेंगे, मान लीजिए ये ट्रू सॉल्यूशन और ये है आपका कॉलॉइड, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, यानी कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है कौन सा कॉलॉइड सॉल्यूशन है, क्योंकि दिखते तो दोनों होमोजेनस है, लेकिन कॉलॉइड हमारा होता है हेट्रोजेनस है। तो आप क्या करेंगे बेटा, टिंडल इफेक्ट शो करवाएंगे, आप क्या करेंगे लाइट पास करेंगे, और जिससे भी लाइट स्कैटर हो जाएगी वही आपका कॉलॉइडल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि इसकी मदद से हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल आता है जब सनलाइट पास करती है हमारी कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट से। कैनोपी में आने क्या होता है, ये देखो ये जो पत्ती लगी है ना, ये जो पत्तियां हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है, इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। सोस टिंडल इफेक्ट एज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन मिस्टेक। ये छोड़ो, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये देखो कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी लीव्स हैं, और ये जो लीव्स है ना इनके बीच का जो स्पेस है इसको कैनोपी बोलते हैं। तो जब लाइट इनसे पास करती है ना तो स्कैटर हो जाती है इधर उधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, और वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ इसमें कुछ कैनोपी रहती है जो इनकी लीव्स की मिल जाती है इसके साथ। लीव्स की जो कैनोपी मिल, लीव्स के अंदर से जो निकलता है लिक्विड वगैरह जो भी फ्लूइड निकलता है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर एक कॉलॉइड का सॉल्यूशन बना लेता है। लेकिन जनरली बनाता नहीं है, लेकिन उसको कॉलॉइड सॉल्यूशन मान लेते हैं, क्योंकि उससे हमारी लाइट जो है स्कैटर हो जाती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, इसका टेंडल इफेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अब हम लोग आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पर, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। बेटा इसकी ना आप मीडियम तो याद कर लोगे कि क्या फॉर्म करने से क्या बनता है, लेकिन आपको एग्जांपल थोड़ा अच्छे से समझने पड़ेंगे इसके। तो डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, तो जिस तरीके से आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना उसी तरीके से हमारा कॉलॉइड्स के लिए, ये सिर्फ कॉलॉइड के लिए होता है, ठीक है, सभी सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता, ये सिर्फ हमेशा कॉलॉइड और कॉलॉइड के लिए होगा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमेशा कॉलॉइड्स के लिए होते हैं। तो जिस तरीके से आपका सॉल्यूट होता है उसी तरीके से हमारा डिस्पर्स फेज होता है, जिस तरीके से आपका सॉल्यूशन होता है उसी तरीके से आपका डिस्पर्सन मीडियम मीडियम होता है। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि डिस्पर्स फेज सॉल्यूट होता है या डिस्पर्सन मीडियम सॉल्यूट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर आप किसी चीज़ को घोलते हो, डिजोल्व करते हो। तो जो सॉल्वेंट होता है ना वो एक मीडियम होता है, उस मीडियम के अंदर आप एक सॉल्यूट को डिजोल्व करते हो। तो सिमिलरली हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम है ना, यहाँ पर देखो मीडियम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डिस्पर्सन के साथ आप मीडियम याद रखिए और डिस्पर्स के साथ आप फेज याद रखिए।
तो फेज को हम लोग मीडियम में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना बेटा। तो जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है जिस तरीके से हमारा सॉल्यूट होता है, सिमिलर टू सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, बिल्कुल सॉल्यूट की तरह सिमिलर रहता है। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट की तरह, लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये था आपका डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब इसकी एक कॉम्पोजिशंस होती हैं कि किस कॉम्पोजिशन पर क्या बनेगा हमारा, उसको आइए उस टेबल को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, समझो इसको एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो इस टेबल को मैं आपको रटवा दूंगा, इस तरीके से रटवा दूंगा आपको कि आपको मतलब समझ तो आएगी, ये समझने वाली कोई बेस्ट बात नहीं है इसमें, आपको बस इसको समझना है और इसको रटना है पूरा, क्योंकि ये टेबल से डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ कर आएगा आपका। तो इसके लिए ना एक इफेक्ट मैंने याद किया था जब मैं 10th क्लास में था, सॉरी 9th क्लास में थे जब मैं, तो उस टाइम मैंने एक इफेक्ट याद किया था। मैंने क्या किया था भाई, मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ा। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि जब सॉलिड, अब समझ लो पहले हम होता क्या है, पहले सबसे पहले समझो उधर होता क्या है। जब हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो हमारा सॉलिड सोल बनता है। जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो हमारा सोल बनता है। जब हम सॉलिड को गैस में मिलाते हैं, देखो मीडियम है, ये सब मीडियम है, तो यहाँ पर हम फेजेस को मीडियम में मिला रहे हैं, यहाँ पर हम फेज को मीडियम में मिला रहे हैं, यहाँ पर हम फेज को मीडियम में मिला रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फेज को मीडियम में मिला रहे हैं, फेज को मीडियम में मिला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सॉलिड को जब सॉलिड में मिलाया तो सॉलिड सोल बना, सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाया तो सोल बना, सॉलिड को जब गैस में मिलाया तो एरोसोल बना, और लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाया तो जेल बना, लिक्विड को जब लिक्विड में मिलाया तो इमल्सन बना, लिक्विड को गैस में मिलाया तो एरोसोल बना, गैस को सॉलिड में मिलाया तो सॉलिड फोम बना। ये भाई सॉलिड फोम होगा, ये जो यहाँ पर होगा ना ये सॉलिड फोम होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, सॉलिड फोम, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि जब सॉलिड को सॉलिड में लाएंगे तो सॉलिड सोल बनेगा, सॉलिड को लिक्विड में लाएंगे तो सोल बनेगा, इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर हम लोग आ गए थे जब गैस को हम लोग लिक्विड में मिलाएंगे, सॉरी गैस को जब हम लोग सॉलिड में मिलाएंगे तो हमारा सॉलिड फोम बनेगा, और जब हम गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो हमारा फोम बनेगा। तो आप गैस वाला तो अच्छे से याद रख पाएंगे कि जब गैस को सॉलिड में मिला तो आप फोम तो किस तरीके से याद रखेंगे। आपने देखा जो होगा, जो आपकी गद्दे वगैरह बनते हैं उसमें क्या होता है, गद्दों में आपका सॉलिड के अंदर गैस मिलाई जाती है, आपका गद्दा क्या है, सॉलिड है। अब उस गद्दे में क्या बनाई जाती है, मिलाई जा रही है, गैस मिलाई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बनता है, देखो फोम रबर बनती है, रबर क्या होती है, हमारी सॉलिड होती है। अब रबर के अंदर कुछ स्पेस होता है, तो उस स्पेस के अंदर हम लोग गैस मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा फोम रबर। तो आप लोग इसको तो अच्छे से याद रख पाएंगे भाई, ठीक है। गैस वाला तो आपका तैयार रहेगा। अब इनको कैसे याद रखेंगे सॉलिड और लिक्विड वालों को, तो मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ जरा जोर जोर से पढ़िए आप लोग, ठीक है, ध्यान से। सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल, लिक्विड लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड गैस एरोसोल, सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड गैस एरोसोल। दोबारा पढ़िए, सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, गैस गैस एरोसोल, सॉरी लिक्विड गैस एरोसोल। तो सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड गैस एरोसोल। तो एक बार दोबारा पढ़िए, अब आप लोग पढ़िए अपने आप से, वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। सॉलिड 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 सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस एरोसोल, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्सन, लिक्विड गैस एरोसोल। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा बेटा याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई परेशानी, चलिए यहाँ तक था आपका ये सब। अब एग्जाम्पल्स हैं बेटा, एग्जाम्पल आपको ही करने पड़ेंगे याद, ठीक है। एग्जाम्पल को ऐसा कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें हैवी नहीं, मैं टेबल जो लेकर आया हूँ उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, ज़्यादा जो आपको अच्छा लगे एग्जाम्पल उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक चेंजेस के बारे में, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला एंड लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंज जो होता है हमारा क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। वो सब जानने से पहले जानते हैं फिजिकल और केमिकल क्या होता है। जैसे मैंने आपके कहा कि आपकी जो बॉडी है उस पर दाग लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी फिजिकल
फिजिकल अकरेंस पर दाग लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लीवर के अंदर जो आपका मटेरियल है, बाइल जूस है मान लीजिए, और बाइल जूस के एक मॉलिक्यूल पर दाग लगा हुआ है, तो आप अब क्या कहेंगे कि आपकी केमिकल अकरेंस पर दाग लगा हुआ है। तो जब आपकी फिजिकल चीज़ की बात हो तो आप उसको कहेंगे फिजिकल चेंज, और जब आपकी केमिकल चेंज की बात हो तो आप कहेंगे केमिकल चेंज। तो फिजिकल में क्या क्या आ जाता है, साइज आ जाता है, कलर आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, शेप आ जाता है, हाइट आ जाती है, विड्थ आ जाती है। ये सब किस में आता है, फिजिकल में आता है। केमिकल में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हमारा लिक्विड है, सॉलिड है, ये सब केमिकल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जिसके साथ साथ उसका साइज, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी एटसेट्रा, ये सब फिजिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं बिना कोई उसकी कंपोजिशन में चेंज हुए। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने पेपर फाड़ा, ये था एक पेपर A4 साइज का, मैंने इस पेपर को बीच से फाड़ा, तो अगर आप इन दोनों पेपर को आप जोड़ेंगे, जो फटे हुए पेपर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो वापस ये सेम पेपर बन जाएगा, बनेगा। लेकिन वापस इसकी कॉम्पोजिशन सेम हो जाएगी। अगर इसका मास मान लीजिए बहुत कम था, मान लीजिए 2 ग्राम था अगर पेपर का पहले मास, तो अगर आप इन दोनों पेपर को जोड़ेंगे, दोनों जो फटे हुए पेपर हैं इन दोनों को जोड़ेंगे, तब भी इनका मास 2 ग्राम ही होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ग्राम आए मास, इनकी कॉम्पोजिशन सेम रहने वाली है। तो फिजिकल चेंज में हमारा यही रहता है कि कॉम्पोजिशन रिमेन सेम बिना कोई उसमें चेंज रहा है, ठीक है। तो चेंज किस किस में आता है, साइज, कलर, रिजिडिटी में आता है, फिजिकल चीज़ों में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, और चेंज नहीं आता है कॉम्पोजिशन वगैरह में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आइस से वाटर में जा रहा हूँ, तो अब यहाँ पर क्या है, वाटर जो है लिक्विड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आइस से ना वाटर में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल है, वो चेंज हो रहा है। अब H2O का स्टेट चेंज हो रहा है, H2O के ऐसा तो है नहीं कि H2O CO2 में बदल रहा है, H2O हमारा NaSCO3 में बदल रहा है, H2O हमारा N2O में बदल रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई। H2O हमारा O2 में बदल रहा है, H2O की कॉम्पोजिशन तो वही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में हमारा क्या होता है, स्टेट वगैरह चेंज हो जाते हैं, और बाकी कॉम्पोजिशन वगैरह सेम रहती है, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर को हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं उसे, टीयरिंग ऑफ पेपर, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट को पानी में डालेंगे और फिर पानी को हम इवापोरेट कर देंगे तो वापस कॉमन सॉल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं केमिकल चेंज क्या होता है, द चेंज इन विच द सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ऐसा चेंज जिसमें एक सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बदल जाए, बेस उसकी अंटायर न्यू प्रॉपर्टी आ जाए। फिजिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी बदलती थी फिजिकल वाली, और उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट रहेगी और उसकी प्रॉपर्टीज भी नई आ जाएंगी। जैसे कि हम कोल को जला के, जब हम लोग कोल को जलाते हैं तो वो एस में बदल जाता है, ठीक है, एस में, किस में बदल जाता है, एस में बदल जाता है। जब हम कोल को जलाते हैं तो वो एस में बदल जाता है, एस यानी कि राख होता है। तो राख की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, कोल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का दही बनना, अब दूध की प्रॉपर्टी अलग होंगी, दूध मीठा सा होता है और दही खट्टा होता है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती हैं। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को जब आप मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। जब आप एसिड और बेस के रिएक्शन कराते हैं तो कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हर बार नहीं बनता, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। और डाइजेशन ऑफ फूड, आपका अंदर बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, यानी पच रहा है फूड बॉडी के अंदर, ये सब क्या है, हमारे केमिकल चेंज है। तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और ठीक है बच्चों, तो यही था आपका पूरा चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल फ्री फील फ्री टू एनीथिंग आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अब सारी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर आप जाके इंस्टा पे हमसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।